फेयर ऑफ एसे जो है ना, ये खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 10 एसेज लिखे थे, उसके बाद आई वाज इन अ पोजीशन के यार आप कोई भी ऐसे ले आओ, आई विल बी एबल टू राइट। पानी पीने। सो ये सूरत हाल है। ये चीज मैं आप लोगों में भी जो है ना वो देखना चाह रहा हूँ। सो इंशाल्लाह ताला इस जो सेशन को हम मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे आप लोगों के फायदे के लिए। अब हम आ जाते हैं रीजंस ऑफ फेल्यूर इन एसए पेपर। एफपीएससी जो है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सीएसएस का एग्जाम लेता है, उसकी जो एक रिपोर्ट पब्लिश होती है कि बच्चे जो हैं वो किस सब्जेक्ट्स में किस वजह से फेल होते हैं, उसको देखना जरूरी है बिफोर वी वर्क ऑन ओवर सब्जेक्ट। द फर्स्ट थिंग इज, उनकी जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि फॉल्टी स्ट्रक्चर ऑफ योर इंग्लिश एसे। द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। अब आप लोग अंदाजा लगाएं, अगर 20,000 बच्चे जो हैं वो पेपर दे रहे हैं और उन 20,000 में से सिर्फ कोई 700-800 बच्चा एसे का पेपर पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर आर रीजंस ऑफ द फेल्यूर। फेल होने की कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से 18-19 हजार बच्चा जो है वो फेल हो रहा है। सो द फर्स्ट रीजन इज द फॉल्टी स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे। ये मेरी जो है वो एक स्पेशलिटी है। इंशाल्लाह ताला आपको इसके ऊपर जो है वो फुल ग्रिप देंगे। आप लोगों का जो स्ट्रक्चर के हवाले से जो इश्यूज हैं, दे विल बी टोटली क्लियर्ड। एंड आप इंशाल्लाह ताला 1 2 3 जिस तरह गिनती लिख रहे होते हैं, आप ऐसे वैसे लिख रहे होंगे। इसी तरह जो दूसरी रीजन जो एफपीएससी की रिपोर्ट में एग्जामिनर देता है कि बच्चे जो हैं वो टॉपिक को नहीं समझते। अब मैं एक चीज का इजाफा करता जाऊं, मैं अभी जो है व्हाइट बोर्ड भी यूज करूंगा। सो आप लोगों ने जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर डबल क्लिक करना है, उससे आपको जो है वो व्हाइट बोर्ड जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। जब मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आऊंगा तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यू पीपल नीड टू डबल क्लिक ऑन द व्हाइट बोर्ड। जो स्क्रीन होगी उस पर डबल क्लिक करेंगे, आपको जो है वो व्हाइट बोर्ड नजर आ जाएगा। अभी जो है हम उसके ऊपर भी आ रहे हैं। नॉट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, ये व्हाइट बोर्ड वाली स्क्रीन पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो यू पीपल विल सी के जो है ना आप लोगों को व्हाइट बोर्ड जो है वो नजर आ रहा होगा। जो दूसरी रीजन बताई जाती है बच्चों के फेल होने की, पहली जो है दैट इज फॉल्टी स्ट्रक्चर। इस पे ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरी रीजन ये है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। बच्चे जो है वो टॉपिक को ही अंडरस्टैंड नहीं करते। दिस इज द रीजन ऑफ फेल्यूर। एक बहुत बड़ा मैं करके जो है ना एक चीज लिखने जा रहा हूं। इंग्लिश एसे को पास करने का सबसे जो आसान तरीका है ना, वो ये फार्मूला है, रेलिवेंस। जितना आप लोग अपने पेपर के अंदर, अपने एसे के अंदर रेलिवेंट रहेंगे, आप लोग एसे क्लियर कर जाएंगे। मैं बहुत से बच्चों के पेपर चेक कर रहा होता हूं, सवाल होता है ग्लोबल वार्मिंग और उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, वो अब बच्चों ने क्या लिखा होता है, जो चीज पूछी गई है वो कम लिखी होती है, और जो चीज नहीं पूछी गई, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पता नहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो बड़ी जो है ना इररेलीवेंट चीजें जो है ना वो उन्होंने लिखी होती हैं। सो इन चीजों को हमने कवर करना है कि आपने किस तरह जो है वो रेलिवेंट रहना है, किस तरह जो है वो आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, टॉपिक अगर आया है वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज, फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक आया है वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज, तो इससे मुराद ये है कि आपने वुमेन यूनिवर्सिटीज पे बात करनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वो जनरलाइज जो को यूनिवर्सिटीज हैं उन पे बात कर रहे होते हैं, बट दे मिस द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो चीज पूछी गई है वुमेन यूनिवर्सिटीज, वो इसको मिस कर रहे होते हैं। दूसरी चीज जो फेल्यूर की है, जो ऐसे फेल होने की रीजन एफपीएससी बताती है, वो ये है कि बच्चे जो है वो टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करते।
The third reason is irrelevant and repeated content. Irrelevant and repeated content, ये जो है तीसरी बच्चों के फेल होने की। अब बच्चे क्या करते हैं, एक दफा एक बात लिख ली पैराग्राफ में, अगले पैराग्राफ में फिर वही बात लिख रहे होते हैं, उससे अगले पैराग्राफ में फिर वही बात लिख रहे होते हैं। ये जिन बच्चों को व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा, दे शुड डबल क्लिक ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो ये उनको शो होना शुरू हो जाएगा। अभी जो है वो हमने स्क्रीन शेयर की है तो इसके ऊपर। सो जो तीसरी रीजन है, इररेलीवेंट एंड रिपीटेड कंटेंट। आप लोगों ने कोई इररेलीवेंट डिटेल नहीं डालनी। इसका भी एक फार्मूला है, मैं आपको आगे जो है वो पढ़ाऊंगा कि किस तरह आप इररेलीवेंसी से बच सकते हैं और किस तरह आप रिपीटेड कंटेंट से भी बच सकते हैं। चौथी रीजन जो एग्जामिनर ने फेल होने की बताई है इंग्लिश एसे की, कि ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस। अब हमारे यहाँ एक मसला ये है, ये आप लोग बात बड़े जोर से सुने, कि समझा जाता है, क्योंकि हम लोग भी आपकी स्टेज से गुजरे हैं, कि जो है ना मुश्किल इंग्लिश से जो है ना वो ऐसे पास करना बड़ा आसान है। ट्रस्ट मी, दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। ऐसे के लिए कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं चाहिए। इंतहाई सिंपल लैंग्वेज के साथ, इंतहाई सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ, सिंपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप ऐसे बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जब आप मुश्किल अल्फाज लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखेंगे, यू विल मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सो वो आपको फायदा देने की बजाय नुकसान देगी, जिससे क्या होगा, यू विल फेल योर पेपर। इसी तरह एग्जामिनर जो है वो अगली रीजन ऑफ फेल्यूर बताता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगेन बच्चे जो है वो मुश्किल वोकैब यूज करने के लिए अखबार पढ़ते हैं, वो नया नया जोश होता है ना। सो ये मैं आपको बड़े एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा हूँ। try to keep things as much simple as you can to pass your CSS essay paper। क्योंकि अगर आप लोग टफ वोकैब यूज करेंगे और आप उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे और यू कैन फेल। द लास्ट रीजन जो एग्जामिनर ने बताई है कि वो है पंक्चुएशन मिस्टेक्स। कुछ बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा पंक्चुएशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेमी कॉलोन कॉलोन के चक्कर में, ठीक है। दे आल्सो मेक मिस्टेक, ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल। ये कुछ रीजंस हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया है कि बच्चे जो हैं इस वजह से फेल होते हैं। हमने बेसिकली इनके ऊपर ही काम करना है, बट अपने स्टाइल से। सो अब हम आ रहे हैं एस्से के ऊपर। व्हाट एक्चुअली इज इंग्लिश एसे, ये आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। द रीजन इज कि अभी तक आप लोगों के जो माइंड में होगा, आई अंडरस्टैंड दैट, कि आप लोग समझ रहे होंगे कि एसे जो है ना वो सिर्फ नॉलेज का इम्तिहान है या इंफॉर्मेशन का इम्तिहान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई विल प्रूव इट और हम इसी के मुताबिक ही काम करेंगे। व्हाट इज एसे? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, या इसको आप कह सकते हैं ओपिनियन ऑफ द राइटर। यू आर द राइटर, आप लोग खुद ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे के अंदर कोई रट्टा सिस्टम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझें। जब आप इसकी डेफिनेशन को समझेंगे तो यू पीपल विल रियलाइज के एफपीएससी ने आपसे क्रैमिंग नॉलेज नहीं मांगा, आपसे बुकिश नॉलेज नहीं मांगा। इट इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर, इट इज द ओपिनियन ऑफ द कैंडिडेट। आपका ओपिनियन मांगा है, मेरा ओपिनियन कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा। रट्टे से लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
जो बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ से कुछ पढ़ के जाएंगे ऐसे और पेपर में वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल लें। जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो इसी असूल पे होगी कि कोई क्रैमिंग नहीं करनी, बल्कि क्या है, एग्जामिनेशन के अंदर बैठ के ऐसे बनाना कैसे है, दिस इज एन आर्ट। और ये आर्ट मैंने आप लोगों में डेवलप करना है, जो कि इस सेशन का लब्बे लुबाब है। सो द फर्स्ट थिंग इज, essay is not the bookish knowledge, but it is your opinion about any given topic in the exam। ठीक हो गया। दूसरी चीज, पहली चीज ये है कि ऐसे जो है वो आपका ओपिनियन है, एग्जामिनर ने बुकिश नॉलेज नहीं मांगा। दूसरी चीज, ऐसे इज योर टेक्निकल राइटिंग। मोस्ट ऑफ योर कंफ्यूजन्स विल बी क्लियर्ड फॉर दिस पॉइंट। ऐसे जो है ये आपकी टेक्निकल राइटिंग है। राइटिंग की दो किस्में होती हैं, ठीक है। एक है आपकी टेक्निकल राइटिंग। सॉरी टू डिस्टर्बेंस सर, व्हाइट बोर्ड नहीं शो हो रहा। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। जिन बच्चों को व्हाइट बोर्ड नजर आने में इशू है, दे शुड डबल क्लिक ऑन द व्हाइट बोर्ड स्क्रीन, तो उनको जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। राइटिंग की जनरली दो किस्में हैं, एकेडमिक राइटिंग और आपका क्या है, टेक्निकल राइटिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये आप लोगों की बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है ये दूर करेगी बात। अभी तक जो आप लोग लिखते आए हैं अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेज लेवल पे, या अभी तक आप लोग जो लिखते आए हैं, वो आपने की है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग का ताल्लुक सिर्फ किससे होता है, इंफॉर्मेशन फिल कर रहे होते हैं आप, सिर्फ नॉलेज का टेस्ट होता है, सिर्फ आप लोग उसके अंदर ना नॉलेज और इंफॉर्मेशन पुट कर रहे होते हैं। ये होती है आपकी एकेडमिक राइटिंग। जो टेक्निकल राइटिंग होती है ना, उसके कुछ असूल होते हैं। इट इज अ रूल बेस्ड राइटिंग। ये ऐसे नहीं है, जो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं ना, उसका कंसेप्ट इस टेक्निकल राइटिंग के साथ है। ठीक हो गया। रूल बेस्ड राइटिंग, आप किन्हीं कुछ असूलों के तहत जो है वो राइटिंग कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपकी एकेडमिक राइटिंग होती है ना, कि जो माइंड में आ रहा है सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे के पेपर में क्यों फेल होते हैं, स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते, सिर्फ इंफॉर्मेशन पे उनका फोकस होता है। लाइक दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द इंफॉर्मेशन, मटेरियल कहां से इकट्ठा करना है उसी को लिखी जा रहे हैं। जबकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसे राइटिंग है कि रूल बेस्ड राइटिंग, कि किन असूलों के तहत ऐसे लिखना है, क्या स्ट्रक्चर होगा, पैराग्राफ में कितनी लाइनें होंगी, इंट्रोडक्शन में कितने सेंटेंस होंगे, पहले 3 सेंटेंसों में क्या आना है, अगले में क्या आना है। ये सारी रूल बेस्ड बातें हैं, स्ट्रक्चर की बातें हैं, जो मैं आपको बड़े मैथमेटिकल अंदाज से समझाऊंगा। अभी तक जो आपका ऐसे के बारे में कंसेप्ट था वो ये था कि एकेडमिक राइटिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल इस बारे में क्लियर होना है कि ऐसे इज अ टेक्निकल राइटिंग, कुछ असूलों के तहत लिखी जाती है। वो असूल क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको सारा समझाऊंगा। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट दैट आई वांटेड टू क्लैरिफाई, कि ऐसे इज नॉट योर एकेडमिक राइटिंग, इट इज योर टेक्निकल राइटिंग, जो कि कुछ असूलों के तहत लिखी जाती है। आप लोगों की जो तीसरी कंफ्यूजन है इस हवाले से, वो मैं दूर करना चाहूंगा कि जो सीएसएस का एसे है, ठीक है, तकरीबन 15 से 18 पैराग्राफ्स और 1500 से 2000 वर्ड्स, अगर आप इतना एसे लिख लेते हैं, आप बड़े आसानी से इंग्लिश एसे को क्लियर कर सकते हैं। बहुत से आपको सीएसपीज मिलेंगे, एकेडमीज मिलेंगी, जो सिर्फ अपना बिजनेस चमकाने के लिए आप लोगों को मिसगाइड करेंगी कि आप लोगों ने जो है 2500 लफ्ज लिखने हैं, 3000 लफ्ज लिखने हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। द ओनली कंसर्न इज कि क्वालिटी जो है ना वो होनी चाहिए। क्वालिटी का जो किरदार है ये ज्यादा होना चाहिए क्वांटिटी से। देयर शुड बी मोर क्वालिटी देन क्वांटिटी। अब बच्चे अगर 2500 से 3000 अल्फाज ही पूरा करने लग जाएंगे तो जो उनकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग है दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे फेल इवेंचुअली। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मेरे 2 ऐसे क्लियर हुए हैं। सीएसएस 2023 का भी क्लियर हुआ है, सीएसएस 2021 का भी क्लियर हुआ है, और इसके अलावा मैंने 50 फुल लेंथ एसेज जो हैं वो डिफरेंट जगहों से इवेलुएट कराए थे, और वो तमाम क्लियर थे हर जगह से। और कभी मेरा ऐसे 1600 से 2000 अल्फाज से ज्यादा नहीं गया था। द रीजन इज कि मुझे ऐसे के स्ट्रक्चर का पता था और मैं सिर्फ उसकी क्वालिटी पे काम करता था। क्वालिटी पे ही मैं आपको काम कराऊंगा कि पैराग्राफ में एग्जाम्पल किस लाइन में डालनी है, क्या डालना है, ताकि बिल्कुल आप ना जैसे मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 गिनती कर रहे होते हैं आप वैसे लिखें। सो दिस इज एन अदर कंफ्यूजन जो बच्चों के माइंड में होती है कि सर ऐसे वर्ड्स का लिखें, हम इतने सफे लिखें। भाई कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ आपने 15 से 18 पैराग्राफ क्वालिटी में लिखने हैं, मोर देन एनफ। अगली चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसे पेपर में कोई क्रैमिंग या रट्टा का कंसेप्ट नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा समझता है कि वो रट्टा लगा के सीएसएस का एसए पास कर लेगा, वो गलत समझता है, उसको मिसगाइड किया गया है। आई विल नॉट मिसगाइड यू पीपल, आई विल गाइड यू इन अ वेरी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल वे एंड इन अ वेरी सिंसियर वे। कोई क्रैमिंग नहीं चलती ऐसे के पेपर के अंदर। फिर बैठ के आपने ऐसे बनाना है, वो हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा, तरीका सिखाऊंगा किस तरह करना है। उसके बाद क्या आता है इंग्लिश ऐसे के हवाले से, ये पॉइंट्स आप लोग ना देखते जाएंगे। एक मैं आपको और ट्रिक बताने जा रहा हूं। अभी हमने ऐसा सारा कुछ जो है वो डिटेल में पढ़ना है, बट सिंपली जो है ना कुछ और मेन मेन चीजें जो है। एक आसान ट्रिक ये है ऐसे पास करने का या एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का। आप लोगों की जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप लोगों का जो पैराग्राफ है वो दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए। जो बच्चे मेरे से सेशन ज्वाइन करेंगे, इनका जो पैराग्राफ है, इनका जो इंट्रोडक्शन है, उसमें एक जस्टिफिकेशन होती है, अपनी बात को दलील के साथ साबित करना। हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि जी पाकिस्तान में महंगाई है, इस तरह जो है एक हवाई बात नहीं, हम उसका प्रूफ। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, गुड ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, डेली लाइफ एग्जांपल। अब इसमें क्या कहना चाह रहा हूं, 2023 में ना एक ऐसे का टॉपिक आया है, पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। लोगों का जरूरत से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे इन्हसार हो गया है। अब मेरे आगे भी लोगों ने ये वाला ऐसे अटेम्प्ट किया, पीछे भी। अब मैं जब उनसे पूछा ना तो उन्होंने कहा कि हमने जो है ना फलानी बुक में टेक्नोलॉजी का ये पढ़ा था तो हमने ये एग्जांपल दी है, फलानी जगह पे हमने ये पढ़ा था तो हमने ये एग्जांपल दी है, और उन लोगों का ऐसे फेल हुआ है। मतलब आई नो कि जो मेरे आगे लोग बैठे थे, पीछे बैठे थे, उनमें से कोई पास नहीं हुआ। द रीजन इज कि उन्होंने बुकिश एग्जांपल्स देने की बात की है। अब मैंने क्या किया था इसमें, मैंने क्या ट्रिक खेला था, मैंने सिर्फ इस एसे में डेली लाइफ एग्जांपल, पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब मैंने इसमें कहा था कि लोगों ने मोबाइल का जो ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है, इससे बच्चे जो है वो डिजिटल गेम्स तो खेल रहे हैं लेकिन उनकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो नहीं हो रही। ठीक है, इस तरह की डेली लाइफ एग्जांपल। अब ये बिल्कुल एक डेली लाइफ एग्जांपल है, मतलब मैं ना किसी बुकिश नॉलेज में गया हूं। लोग आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे, चीजें कॉम्प्लेक्स करेंगे, फलानी जगह से पढ़ लें, फलानी जगह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट गो फॉर डेली लाइफ एग्जांपल। ये पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ये क्लियर था। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2021 में ऐसे आया था। लोगों ने पता नहीं कहां कहां से कोटेशनें लगा के लिखी थी, मैंने अपने ऐसे के अंदर एक भी कोटेशन नहीं लिखी थी।
मैंने क्या लिखा था, सिर्फ डेली लाइफ एग्जांपल्स और गुड ऑब्जर्वेशन। मेरा ये था कि मैंने देखा पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हो रही हैं। अब ग्लोबलाइजेशन में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये थीम भी मैंने कवर कराने हैं आपको ना, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी। उसमें एक थीम्स था ट्रेड ऑफ पीपल, या लोगों का आना जाना। अब मैंने उसकी ना कोई किताबी एग्जाम्पलें नहीं दी। मैंने कह दिया यार लोगों के आने से फायदा ये होता है कि टूरिज्म बढ़ता है, इससे इकोनॉमी इंप्रूव होती है। अब ये डेली लाइफ एग्जाम्पलें हैं, आपने अपने इर्द गिर्द चीजों को ऑब्जर्व करना है, उसको अपने एसे के अंदर लिखना है। अच्छा, अब इसका कॉन्स क्या था, नेगेटिव पॉइंट। अब वो मैंने ये लिखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, बॉर्डर्स अगर आप ओपन करेंगे। सो ये नेगेटिव पॉइंट इस तरह बन रहा था। सो कहने से मुराद ये है कि यू शुड हैव गुड ऑब्जर्वेशन अबाउट योर एनवायरनमेंट। ठीक है, यू शुड हैव डेली लाइफ एग्जांपल्स टू क्लियर योर एसे। ये चीजें आप काम करें, इंशाल्लाह ताला आपका एसे जो है वो कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग इंग्लिश एसे। और वो ये है कि जो आप लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है अबाउट इंग्लिश एसे। अभी तक आप लोग ये सोचते आ रहे होंगे, ये मैं एलिमेंट्स ऑफ एन एसे की बात कर रहा हूं। आई एम 100% श्योर कि आप में से बहुत से लोगों के माइंड में ये होगा कि एसे जो है इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट। ऐसे में सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है। अभी तक का जो आपका कंसेप्ट है वो ये होगा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जो आपका कंटेंट है उसका वेटेज सिर्फ 20% है। ऐसे के 5 हिस्से होते हैं चीजें। अब आप लोग मैथमेटिकल वे में देखें, मैथ के हवाले से, ऐसे के जो टोटल 100 नंबर होते हैं उसमें 20 नंबर आपके स्ट्रक्चर के होते हैं। क्या आपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है या नहीं किया? सिर्फ 20 नंबर आपकी इंफॉर्मेशन के होते हैं। कंटेंट जो आप लिखते हैं उसके सिर्फ 20 नंबर होते हैं, नॉट मोर देन दैट। जबकि बच्चों का सारा फोकस किस पे रहता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन वाले और कंटेंट वाले पार्ट पे, जिसकी वेटेज सिर्फ 20% है। सो आप लोगों ने स्ट्रक्चर पे भी उसी तरह काम करना है जिस तरह आप लोगों ने इंफॉर्मेशन पे काम करना है। सो इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम कराऊं, कंटेंट के ऊपर भी। इसी तरह आपका जो 20 नंबर होते हैं, 20% जो रेशो है वो ग्रामर की भी होती है। क्या आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? ठीक है, द चौथा जो आपका ऐसे का कंपोनेंट है, आर्ग्यूमेंट। ये सारा कुछ ना हम डिटेल में देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, ग्रामर क्या होती है, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कितने नंबर आते हैं बच्चों के। ठीक है, फिर एक एक्सप्रेशन होता है, उसकी भी इक्वल वेटेज होती है। अब ये चीजें आप लोगों के माइंड में नहीं होंगी कि एक्सप्रेशन भी कोई चीज होती है, ऐसे में एग्जामिनर इसको भी देखता है, या आर्ग्यूमेंट भी कोई चीज होती है, एग्जामिनर इसको देखता है। ये जो है ना क्वेश्चंस जिनके हैं, ये मैं आखिर पे बड़ा डिटेल्ड आपसे क्वेश्चंस लूंगा। लेट मी फिनिश दीज थिंग्स। आप लोग इनके नोट्स बनाते जाएं, मेरे से आप लोगों ने आखिर पे पूछना है, एंड आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। So these are the 5 elements of your essay. हर एलिमेंट की इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बच्चा कंटेंट लिखेगा वो पास होगा। आप गौर करें ना, 20,000 में से 800 बच्चे पास होते हैं। कंटेंट तो मेरा ख्याल में 20,000 का 20,000 बच्चा लिख के आता है, तो फिर फेल क्यों होते हैं? द रीजन इज के बच्चे स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते, बच्चे एक्सप्रेशन पे काम नहीं करते, आर्ग्यूमेंट्स पे काम नहीं करते, ग्रामर पे काम नहीं करते, वो सिर्फ कंटेंट पे रहते हैं। सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ एसे, जो के 5 एलिमेंट्स जो आपके एसे के हैं उसमें से एक एलिमेंट है, और इसके 20 नंबर होते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसे? स्ट्रक्चर ऑफ एसे इज जस्ट लाइक कि आपकी बिल्डिंग का जो एक नक्शा होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एसे इज दैट थिंग।
कि आप लोगों ने ऐसे में कितना लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, कितनी वेटेज है किस पॉइंट की। दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एसे, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप इसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब मैं आपको सिंपली एग्जांपल बताता हूं। 2020 2021 21 में से ना आपने बच्चों के नंबर देखे होंगे, 0 से लेकर ना 10 की रेंज में बहुत सारे बच्चों के नंबर थे। अब उन बच्चों ने 2000 से 2500 अल्फाज लिखे हैं। तो व्हाट इज द रीजन के एग्जामिनर ने उन्हें 0 से लेकर 5 6 7 8 नंबर दिए हैं? क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जिन बच्चों ने सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी है, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, एग्जामिनर ने उनका ऐसे पढ़ना बॉदर ही नहीं किया, उसने उनको 0 नंबर भी दिए हैं। मैंने खुद देखे हैं बच्चों के पेपर 2020 में 0 नंबर है लोगों के। द रीजन इज कि उन्होंने स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी समझाता हूं कि 5% आपकी आउटलाइन होती है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ्स होता है, क्या रेशो, कंक्लूजन, ये मैं अभी आपको सारा समझाता हूं। बट द रीजन आप लोगों को जो बताने का मकसद है कि स्ट्रक्चर ऑफ एसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है। क्यों? वाई? बिकॉज एसे इज योर टेक्निकल राइटिंग। अगर एसे एकेडमिक राइटिंग होता फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन का एग्जाम था, फिर तो आप जो मर्जी लिख दें। लेकिन एसे इज योर टेक्निकल राइटिंग, रूल बेस्ड राइटिंग। आप इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट नहीं कर सकते, इसमें आपने कुछ रूल्स के तहत जो है वो चीजें लिखनी है, जो भी नॉलेज है। अब ऐसे में अगर आपका नॉलेज एवरेज है, कम नॉलेज है, बट आपको स्ट्रक्चर का पता है, आप ऐसे पास कर जाएंगे। एक बच्चा है जिसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है बट उसको ऐसे के स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है, ही और शी विल फेल। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। What is the structure of your essay? एसे के जो है ना जी बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आप लोग ये जहन में रखें, एक आउटलाइन होती है, ठीक है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद आपके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, और लास्ट पे आपका कंक्लूजन होता है। दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ योर एसे। इनको समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब इनको आगे हमने देखना है कि इनका मैथमेटिकल रेशो क्या है। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे? 5%। अब हम मैथ पे आ रहे हैं क्योंकि आपका सारा ऐसे मैंने ना मैथ की शक्ल में कराना है। आपके ऐसे में 5% जो है वो आउटलाइन होनी चाहिए, ठीक है, 10% इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 10% ही आपका कंक्लूजन होना चाहिए, और 75% आपके बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए। अब ये मैंने 5 10 75 फिर 10 ये किस बुनियाद पे बनाया है? टोटल ऐसे जो आप 18 20 15 16 सफे लिखते हैं उसका 5% हिस्सा आउटलाइन पे मुश्तमिल हो, लाइक 1 से 2 पेजेस या 2.5 पेजेस, इंट्रोडक्शन 2 से 2.5 पेजेस, ठीक है, कंक्लूजन तकरीबन 2 पेजेस या 2.5 पेजेस, और बॉडी पैराग्राफ। जो इंट्रोडक्शन होता है उसका जो पैराग्राफ होता है वो डिफरेंट होता है आपके दरमियान वाले बॉडी पैराग्राफ से। बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं। सो ये रेशो आपने माइंड में रखनी है, 5%, 10%, 75% और 10%। बड़ा डिटेल में देखेंगे, यही आपका स्ट्रक्चर है। इसको जो है हम बड़ा डिटेल में जो है ना वो देखेंगे। अब ये देखें, स्टार्ट होता है आपके आउटलाइन से ऐसे, ठीक हो गया। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ना एक मैप, क्योंकि मैंने आपको कहा है स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक मैप है।
मैप ऑफ योर एसे। ठीक हो गया। अब हम इस मैप की शक्ल में ना एसे को देखते हैं, 4 कंपोनेंट्स को। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, ठीक है, लास्ट पे होता है आपका कंक्लूजन, दरमियान में होते हैं आपके बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक हो गया जी। अब इनकी मैंने आपको क्या रेशो बताई है, 5%, 10%, 75% और 10%। जब भी आप लोगों ने ऐसे लिखना है, इस रेशो को माइंड में रखना है। इससे क्या मुराद है, शुरू में आपका आउटलाइन आएगा पूरे ऐसे का 5%, फिर इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन से आप मूव करोगे बॉडी पैराग्राफ्स पे, बॉडी पैराग्राफ से मूव करने के बाद आखिर पे कंक्लूजन पे जाओगे। ऑल दिस फिनोमिना क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये बहुत सिंपल नहीं है, इसमें फिर ये है कि आउटलाइन को कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन को कैसे लिखते हैं, उसके अंदर कितनी लाइनें होती हैं, क्या सिलसिला होता है, ये सारा जो है ना आपका क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे। ठीक है, अभी हम इनको देख लेते हैं कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या क्या होते हैं। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटलाइन, जो कि आपके एसे की स्ट्रक्चर का 5% होता है। आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन इज योर 100% ओवरव्यू ऑफ द एसे। जो कुछ आप एसे के अंदर लिखेंगे, जो कुछ भी आप ऐसे के अंदर लिखेंगे वो आपकी आउटलाइन में मौजूद होना चाहिए। किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग बना के आप लिखेंगे। ठीक है, 100% ओवरव्यू से क्या मुराद है कि जो कुछ भी आप 15-20 सफ़ों पे लिख रहे होंगे, जो भी पैराग्राफ बना रहे होंगे, उनको आपने हेडिंग्स की शक्ल में आउटलाइन के अंदर लिखना है। ठीक हो गया। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आउटलाइन बनाने के 2 तरीके हैं, फ्रेजेस भी हैं और सेंटेंसेस भी हैं। फ्रेज ऐसे की किस टाइप के लिए यूज होते हैं, सेंटेंसेस किस टाइप के लिए यूज होते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे की 3 टाइप्स होती हैं। आगे मैं डिटेल जो अगली स्लाइड्स आ रही हैं उनमें है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे की जो आउटलाइन है वो फ्रेजेस की शक्ल में होती है, वो कैसे बनाई जाती है इसके ऊपर हम काम करेंगे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की जो आउटलाइन है वो सेंटेंसेस की शक्ल में होती है, वो फ्रेज की शक्ल में क्यों नहीं होती, सेंटेंस की शक्ल में क्यों होती है। अगेन इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। देयर आर मेनी रीजंस, जो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ये वाली सारी बातें तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ये वाले ऐसे जो है इसकी आउटलाइन सेंटेंस में बनानी है, इसकी फ्रेजेस में बनानी है। बच्चे क्यों फेल होते हैं, बच्चे जो हैं, अब एक ऐसे है उसकी आउटलाइन फ्रेजेस में बनानी है, वो सेंटेंस में बना रहे होते हैं। एक ऐसे है जिसकी आउटलाइन सेंटेंस में बनानी है, वो फ्रेज में बना रहे होते हैं। लाइक उनमें ना कोई सिमेट्री नहीं होती। इवन दे डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंसेस। सेंटेंस वो होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, पूरा एक सेंटेंस होता है, आखिर पे फुल स्टॉप आता है। फ्रेज इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। इसमें ना सब्जेक्ट का आना जरूरी होता है ना वर्ब का, सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, लाइक मैस, इन्फ्लेशन। सो इसको आप फ्रेज कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। देन आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। यहां कुछ स्टूडेंट बैठे हैं जिनको मैंने लाजमी कहा था कि आप लोग ये डेमो सेशन लें, क्योंकि उन लोगों ने मेरे से इवैल्यूएशन कराई थी और उनका जो इंट्रोडक्शन जो था ना वो उसको स्ट्रक्चर वाइज सही नहीं था। दिस वाज द रीजन कि मैंने उन्हें कहा था कि ये आप डेमो क्लास लें, या आगे हम पढ़ेंगे भी सही। इंट्रोडक्शन जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा है कि आउटलाइन जो है वो आपके एसे का कितना होती है, 100% ओवरव्यू होती है। ठीक है, इसी तरह जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपके एसे का 70% ओवरव्यू होता है।
ये दूसरा कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी क्या फीचर है कि इसके अंदर 70% ऑफ द एसे आप लिखते हैं। 70% ओवरव्यू ऑफ योर एसे प्रेजेंट इन इंट्रोडक्शन। मतलब क्या, जो कुछ आपने हेडिंग्स की शक्ल में आउटलाइन के अंदर लिखा है, आप उसको सेंटेंस की शक्ल में इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे। तो कुछ आपने हेडिंग्स की शक्ल में आउटलाइन के अंदर लिखा है, उसको आप सेंटेंस की शक्ल में इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे। और सिंपली ऐसा नहीं है कि उसको सेंटेंस की शक्ल में लिखेंगे, उसके ऊपर उसके नीचे कुछ फिक्रे ऐड होंगे। वो क्या फिक्रे होंगे वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है ना पहला, उसमें 10 से 18 सेंटेंसेस होते हैं। उसमें 10 से 18 सेंटेंसेस होते हैं। आपका जो आम पैराग्राफ होता है वो तकरीबन 6 से 8 सेंटेंस का होता है। अब मैंने कुछ बच्चों का इंट्रोडक्शन देखा है, उन्होंने 8 लाइनों का जो है ना वो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। इंट्रोडक्शन आपका 10 से 18 सेंटेंसेस तक जाना चाहिए। जो बच्चा यहां तक नहीं जाएगा मिस्टेक करेगा, बिकॉज इट इज अनयूजुअल पैराग्राफ। अनयूजुअल पैराग्राफ ये होता है, नॉर्मली पैराग्राफ की लेंथ 6 से 8 सेंटेंसेस होगी। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है ये 10 से 18 सेंटेंस होने चाहिए। अब ये 10 से 18 सेंटेंस कैसे पूरे करने हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा इस सेशन के अंदर। दैट विल बी माय पार्ट। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड के अंदर जो भी आ रहा है आप लिखते जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल रूल बेस्ड। पहले सेंटेंस में क्या, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 18 तक मैं आपको पूरे फिक्रे गिन के ना आपको सिखाऊंगा कि पहले फिक्रे में ये लाइन आनी चाहिए, दूसरे में ये, तीसरे में ये। इससे आपको क्या फायदा होगा, दुनिया जहान का जो भी ऐसे आ जाए, आपका जो बेसिक मकसद होगा वो इन 10 से 18 फिक्रे पूरे करने का होगा। यू पीपल विल बी ओनली कंसर्न टू कंप्लीट द 18 सेंटेंसेस, मोर देन एनफ। आप लोग कंटेंट के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, यू पीपल विल नॉट बी थिंकिंग। द ओनली थिंग दैट विल बी इन योर माइंड ड्यूरिंग योर सीएसएस पेपर कि आप लोगों ने ये 18 फिक्रे कैसे पूरे करने हैं फॉर योर इंट्रोडक्शन। अगेन आई विल टीच यू इन ऑल दिस इन अ मैथमेटिकल वे, सो दैट जब आप पेपर में बैठते हैं आपके ऊपर एक एग्जाम का प्रेशर होता है। लाइक एक सीएसएस का वैसे भी प्रेशर है, और दूसरा जो एक इंग्लिश एसए के पेपर का जो प्रेशर है, उससे निकलने का बेस्ट तरीका यह है कि आप इसको मैथमेटिकल वे में लेके चलें। सो आई विल टीच यू कि पहले सेंटेंस में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या। सो 18 सेंटेंस कैसे पूरे करने हैं, दैट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इसी तरह इंट्रोडक्शन का जो आखिरी कंपोनेंट होता है वो होता है थीसिस स्टेटमेंट। बहुत से लोग बच्चों को कंफ्यूज करते हैं थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से कि ये कहाँ होनी चाहिए। its ideal place is at the end of your introduction। जब हम ये आगे इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, सो आई विल टीच यू कि कैसे 18 फिक्रे पूरे करने हैं। आखिरी फिक्रा क्या होगा, सेकंड लास्ट क्या होगा, दरमियान वाले फिक्रे क्या होंगे, स्टार्ट कहां से करना है। सो आई विल टीच यू एवरीथिंग इन अ फार्मूला बेस्ड मैथमेटिकल वे, ताकि आपके पास कोई भी ऐसे आ जाए, लाइक ग्लोबलाइजेशन आ गया है, डेमोक्रेसी आ गया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया है, फॉरेन पॉलिसी, दुनिया जहान का ऐसे आ जाए। अब मेरे साथ क्या होता था, क्योंकि अब आप देखें मैं आपको लेके आ रहा हूं जो आपका रट्टे वाला सिस्टम था, उधर से आपको खुद लिखने पे। जब आपने ऐसे लिखना ही खुद है, रट्टे का तो कंसेप्ट ही नहीं है, तो फिर आप इस तरह लिखेंगे कि फिक्रे कैसे पूरे करने हैं। दैट विल बी माई आर्ट, जो कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूंगा। स्ट्रक्चर के हवाले से जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आपका बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, वो है आपका बॉडी पैराग्राफ। जो मैंने आपको कहा था
कि आपके एसे का मेजर पोर्शन है, यानी सबसे ज्यादा आप बॉडी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं। तकरीबन 75% ऑफ योर एसे इज योर बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है, अब इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बॉडी पैराग्राफ भी हम बिल्कुल पूरी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी सिर्फ मैं आपको इसका एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये एक्चुअल में क्या चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे संडे को भी जाएंगे हम ड्यूटी करेंगे। हाँ ड्यूटी करेंगे, उन्होंने इशू किया था। बॉडी पैराग्राफ आपका एसे का सबसे ज्यादा पोर्शन होता है 75%। अब इसकी क्या खूबी होनी चाहिए, ओनली वन आइडिया। ठीक है, एक आइडिया होना चाहिए। दूसरा क्या है, 6 से 8 सेंटेंसेस। ठीक है, ये आप लोगों की बॉडी पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल राइटिंग, रूल बेस्ड राइटिंग की। अब इससे क्या मुराद है, ओनली वन आइडिया। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि एक ही पैराग्राफ के अंदर जो है ना, उन्होंने कई सारे आइडियाज डिस्कस किए होते हैं। लाइक कोई भी अगर आप सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान है ना, तो एक ही पैराग्राफ के अंदर पॉवर्टी भी डिस्कस हो रहा होता है। ठीक है, उसी के अंदर इन्फ्लेशन भी डिस्कस हो रहा होता है। लाइक जो बच्चों के माइंड में आता है ना, वो लिखना शुरू कर देते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंग्लिश एसे का जो पैराग्राफ है वो आप इस तरह नहीं लिख सकते। उसमें एक पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया डिस्कस होगा। लाइक अगर आप इन्फ्लेशन, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो उस पैराग्राफ में जिसके 6 से 8 सेंटेंसेस होंगे, सिर्फ महंगाई ही डिस्कस होगी और दूसरी कोई बात डिस्कस नहीं होगी। अब ये 6 से 8 फिक्रे कैसे पूरे करने हैं, इट विल नॉट बी लाइक कि जो आपके माइंड में चीजें आ रही हैं आप लिखते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपको इसको भी मैथमेटिकल वे में सिखाऊंगा कि पहले फिक्रे में, दूसरे में, तीसरे में, पांचवें, छठे, सातवें में इसमें लिखना क्या है। कि आपका पहली लाइन में टॉपिक सेंटेंस आना चाहिए, दूसरी में क्या आना चाहिए, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवें पे कंक्लूड कैसे करना है। तो बड़ा एक ना फार्मूला होगा आपके पास, मैथमेटिकल वे होगा पैराग्राफ को लिखने का। ऐसा नहीं होगा कि जो आपके माइंड में आ रहा है आप लिखते जा रहे हैं। तो दिस विल बी ओवर स्पेशलिटी, जिसके ऊपर हमने काम करना है कि पैराग्राफ को मैथमेटिकल वे में कैसे लिखना है। ठीक है, ये हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लास्ट के ऊपर आपका आ जाता है जी कंक्लूजन। ठीक है, हमने एसे के जो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, उसमें जो आखिरी कंपोनेंट था वो था कंक्लूजन। जस्ट लाइक योर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन भी आपके एसे का 70% ओवरव्यू होता है। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो जिस तरह आपका इंट्रोडक्शन 70% ओवरव्यू होता है आपके एसे का, इसी तरह कंक्लूजन भी आपके एसे का 70% ओवरव्यू होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो तो 18 सेंटेंसेस पे जा रहा हो और जो आपका कंक्लूजन है वो 6 सेंटेंसेस पे आ जाए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप लोगों का जो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के जो सेंटेंसेस हैं, दे शुड बी सेम। ठीक है, लाइक अगर 6 से 10 से 18 सेंटेंसेस आपके इंट्रोडक्शन के अंदर हैं, तो कंक्लूजन की भी रिक्वायरमेंट ये है कि उसके अंदर 10 से 18 सेंटेंसेस होने चाहिए। ये कैसे पूरे करने हैं, इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले में क्या, दूसरे में क्या, क्योंकि हमने रट्टे वाला काम तो करना ही नहीं है। सिर्फ मैं आपको यह समझाऊंगा, पहले में थीसिस लिखना है, दूसरे में डिफाइन लिखना है, तीसरे में एक्सप्लेन करना है, चौथे में क्या लिखना है। एवरीथिंग यू विल बी टॉट इन अ वेरी वेरी फार्मूला बेस्ड वे, मैथमेटिकल वे, ताकि आप लोगों को टॉपिक की परेशानी ना हो। वट एवर द टॉपिक कम्स इन यूर CSS essay पेपर, यू शुड बी ओनली फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर, कि लाइनें कैसे पूरी करनी है, चीजें कैसे पूरी करनी है, so that you people should be able to clear it in a very easy and simple way.
सो जो मैं ये कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए ना चीजें बड़े सिंपल वे में बयान करने की। ये हमारी डिबेट हो गई है एसए के जो पहला कंपोनेंट था, क्योंकि हमने इसके 5 एलिमेंट को कहा था कि स्ट्रक्चर के 20 नंबर होते हैं। ये अभी तक हमने स्ट्रक्चर पे बात की है। दूसरा जो आपके 20 नंबर होते हैं वो होते हैं कंटेंट के, इंफॉर्मेशन, मटेरियल, द इंफॉर्मेशन दैट यू आर राइटिंग इन योर एसे पेपर के जो आप लिख रहे होते हैं। अभी तक आप लोगों के माइंड में यही था कि आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू क्लियर दिस सीएसएस एसए एग्जाम, बट इट्स वेटेज इज ओनली 20%। इसके सिर्फ 20 नंबर होते हैं 100 में। अब उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंटेंट है ये रेलिवेंट होना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर सीएसएस का जो रिजल्ट आता है उसकी डीएमसीज देखी होंगी, उसमें बच्चों के जो है ना, जिन बच्चों के नंबर 10, 12, 14, 15 या 20 की रेंज में होते हैं, उनका जो बेसिक इशू होता है कि उनका कंटेंट रेलिवेंट नहीं होता। अब मेरे पास भी अक्सर पेपर्स आते हैं इवैल्यूएशन के लिए, एग्जामिनर ने जो बात पूछी होती है वो बच्चों ने सिर्फ ना कोई 10-15% लिखी होती है, और जो कुछ नहीं पूछा होता उसके ऊपर 80% ऐसे लिखा होता है। सो दिस इज द रीजन कि बच्चे जो हैं वो पेपर के अंदर फेल हो जाते हैं। भाई जो आपसे पूछा गया है आप उसके ऊपर लिखेंगे। अब अक्सर बच्चों का मसला होता है कि बात अगर डेमोक्रेटिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान पे हो रही है और मौजूदा हालात जो जमहूरियत के हैं, तो वो ना 1947 से लिखना शुरू कर देते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए। जो मौजूदा मसाइल हैं, जो मौजूदा चीजें हैं, सिर्फ आपने उसके ऊपर लिखना है। अगर बात इश्यूज की हो रही है तो आप इश्यूज लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कॉजेज ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी निकली कहां से है वो चीजें लिखना शुरू कर दें। सो रेलिवेंट कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 20 नंबर है इसमें सारी जो गेम है वो रेलिवेंट कंटेंट की है। जो बच्चा रेलिवेंट लिख के आएगा अगरचे उसका नॉलेज एवरेज होगा। मैंने अपनी आपको एग्जांपल दी है, पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। बच्चों ने बुकिश नॉलेज से बड़ी मुश्किल मुश्किल एग्जाम्पलें लिखी, पास नहीं हुए। मैंने क्या लिखा, बड़ी सिंपल एग्जाम्पल, लोग मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को साइकोलॉजिकल मसाइल हो रहे हैं। अब विल यू पीपल बिलीव कि मैंने उसमें पबजी एक गेम थी उसकी भी मिसाल लिख दी थी। द रीजन इज कि मैं एग्जामिनर को यह बता रहा था कि मेरे पास जो मौजूदा डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, मुझे टॉपिक को डेली लाइफ एग्जाम्पल पे घुमाना आता है। ये एक आर्ट है जो आपने डेवलप करना है। पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, मैंने उसमें लिखा कि लोग, पबजी एक गेम है, इसको खेल के साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार हो रहे हैं। सो अगेन दिस इज द ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट बन गया और बड़ा रेलिवेंट भी था। बजाय लोगों ने जो न्यूक्लियर स्पेस हो गई, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान की बातें लिखी, एग्जामिनर को कोई कंसर्न नहीं है उससे। अगर वो एग्जाम्पल, अगर वो चीज आपके टॉपिक के साथ मिल रही है, यू आर गुड टू गो, अदरवाइज वो एग्जामिनर उसको रिजेक्ट कर देगा। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। रेलिवेंसी इज द की। ठीक हो गया। इसके 20 नंबर होते हैं आपके। एक और चीज जो आप मेरे से जब पढ़ेंगे डिफरेंट पाएंगे, मैं सिर्फ आपको ना कंटेंट पे काम नहीं कराऊंगा कि लिखते गए लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं, लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हवाई बातें हम नहीं करेंगे, हम दलील के साथ बात करेंगे। आपको मैं एग्जाम्पल, आपके हर पैराग्राफ के अंदर मैं एग्जाम्पल इंक्लूड करवाऊंगा। एग्जाम्पल से मुराद क्या है, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन, ताकि आपने जो बात की है उसको साबित करने की आपने कोई एग्जाम्पल देनी है। जब आप एग्जाम्पल देंगे तो आपका एग्जामिनर पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एग्जामिनर 100 पेपर चेक कर रहा है, 100 में से 99 पेपरों में सिर्फ यही लिखा हुआ है कंटेंट, डेमोक्रेसी इज अ गुड थिंग, डेमोक्रेसी इज दिस, डेमोक्रेसी इज दिस, डेमोक्रेसी इज दिस, बला बला बला। आपका पेपर आया है, उसमें आपने एग्जाम्पल को शामिल किया है, जिसमें आपने डेमोक्रेसी का कोई इशू बताया है, फिर उसकी एग्जाम्पल दे दी है कि देखें जी, फॉर एग्जाम्पल, Barack Obama became the president of the United States from the black race.
तो बड़ी एक खूबसूरत एग्जाम्पल आपने जमहूरियत की दे दी। एग्जामिनर के लिए ये बड़ा आई कैचिंग होगा, वो अट्रैक्ट होगा आपके पेपर के लिए। वो ये कहेगा कि इसने जो बात है ये हवाई बात नहीं की, इसने बात को प्रूफ किया है। सो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या एग्जाम्पल्स में आप दे सकते हैं, किस तरह एग्जाम्पल देनी है। सो ऑल दिस विल बी टॉट। आपके एसे का जो तीसरा कंपोनेंट है जिसके 20 नंबर होते हैं, दैट इज योर ग्रामर पोर्शन। इसके भी 20 नंबर होते हैं। आप लोगों ने बच्चों के जो फेल पेपर होते हैं उसकी डीएमसीज देखी होंगी। जिन बच्चों के नंबर आपको 25 से 35 36 की रेंज में मिले, तो आप लोग समझ जाएं कि इस बच्चे के पास स्ट्रक्चर ऑफ एसे भी था, इसके पास कंटेंट भी था, बट इस बच्चे के जो है ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई होनी है, जिसकी वजह से ये बच्चा 25-30 नंबरों तक तो गया है, बट ही और शी हैज नॉट क्रॉस्ड 40 नंबर। दिस इज द रीजन कि जिन बच्चों के 25 से 35-36 की रेंज में नंबर होते हैं वो ग्रामर की वजह से फेल हो रहे होते हैं। अब उसकी क्या रीजन है, मैंने शुरू में भी आपको बताई है। बच्चे अखबार पढ़ते हैं, डॉन वगैरह, उधर से इंप्रेस होते हैं, मुश्किल इंग्लिश लिखना शुरू कर देते हैं, टफ सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लाइक 7-7 8-8 लाइनों पे एक सेंटेंस आ रहा होता है, जो कि जिस वजह से वो ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं। जब आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी तो फिर ऐसे मुश्किल अल्फाज का, मुश्किल फिक्रों का क्या फायदा। सो ट्राई टू बी सिंपल। दे यूज रॉन्ग टेंसेस, टेंसेस का सही इस्तेमाल नहीं करते, पंक्चुएशन मिस्टेक्स करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, जिस वजह से बच्चे जो हैं ये 25 से 35 नंबरों की रेंज में इनके नंबर आते हैं एसए के पेपर के दौरान। सो ग्रामर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसी तरह ग्रामर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको भी आपने बराबर की वेटेज देनी है। चौथी चीज जो आपके एसए के अंदर है जिसके 20 नंबर होते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, आप लोगों का सवाल होगा। द वे ऑफ राइटिंग, द स्टाइल ऑफ राइटिंग। एक इंसान है ना, वो अपने आप को कैरी कर सकता है, लाइक ही नोज हाउ टू वॉक, ही नोज व्हाट टू वेयर, ठीक है, उसको अपने पर्सनैलिटी का पता है। इसी तरह जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो जो आप एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, कभी कोई एक खूबसूरत इडियम यूज कर लिया, कभी कोई अच्छा पंक्चुएशन मार्क यूज कर लिया, ठीक है, ऐसे को प्रेजेंट करने का तरीका, अपने आप को जिस तरह आप प्रेजेंट करते हैं, इसी तरह अच्छा एक्सप्रेशन एग्जामिनर को भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके भी 20 नंबर होते हैं। तो कभी कभी आप एक टफ सेंटेंस लिख दें, सारे नहीं, बीच में एक आध लिख दें। कभी आपने कोई इडियम यूज कर लिया, कभी कोई आपने प्रोवर्ब यूज कर लिया, कभी कोई पंक्चुएशन यूज कर ली, तो एग्जामिनर को बड़ा एक अच्छा इंपैक्ट जा रहा होता है कि दिस पर्सन हैज गुड एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश। तो इट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके भी 20 नंबर होते हैं, ये हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। द लास्ट थिंग इज, जिसके 20 नंबर होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एसे की हम बात कर रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपके एसे के अंदर। द वे यू कन्विंस योर एग्जामिनर ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको पहली बात की है कि एसे जो है वो बुकिश नॉलेज तो है नहीं, इट इज योर ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं ऑन एनी टॉपिक, ये वो चीज है। अब आप कन्विंस कैसे करते हैं एग्जामिनर को, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। कन्विंस करने का तरीका क्या है, आप पैराग्राफ लिखेंगे, उसके अंदर एग्जाम्पल डालेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा है डेली लाइफ एग्जाम्पल आप यूज करें, ये मैं सारा आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेशन। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक हवाई बातें लिखी जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन इज दिस, ग्लोबलाइजेशन इज दिस, ग्लोबलाइजेशन इज दिस। भाई अगर आप उसका नेगेटिव पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको प्रूव करें कि आप कैसे उसको नेगेटिव बना रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेशन। उसके अंदर एग्जाम्पल डालें, कोटेशन डालें, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स डालें। सो ये चीजें जो है ना वो हम पढ़ेंगे, इनके ऊपर काम भी करेंगे। इस तरह जो है ना आपके 5 कंपोनेंट से आपका 100 नंबर का सीएसएस का जो है ना एसे कंप्लीट होता है। सो दिस वाज द डिबेट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एसे, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन का इम्तिहान नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर का है, ग्रामर का है, कंटेंट का है, एक्सप्रेशन का भी है। ठीक हो गया। दिस वाज हाउ द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, या एग्जामिनर कैसे उसको चेक करता है।
Word. अगली चीज अब हम देखेंगे कि एसे की टाइप्स, सीएसएस के अंदर जो एसे आते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। जो 10 एसे आपको दिए होते हैं उनमें से आपने एक चूज करना होता है कि क्या टाइप्स हैं, किस टाइप का एसे है, किस तरह होता है। सो हम इसको देखेंगे अभी। जो आप लोगों का सीएसएस का पेपर होता है, इसके क्वेश्चन पेपर के अंदर 10 एसेज आपको दिए होते हैं और इसमें से आपने एक एसे को करना होता है। नॉर्मली 3 तरह के एसे आपके ना पेपर के अंदर दिए होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ एसे दैट इज गिवन इन सीएसएस एसे पेपर इज डेस्क्रिप्टिव एसे। ये क्या होता है इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसे होता है, फिर आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज दिए होते हैं कुछ, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह, ये मैं आपको आगे बताता हूं। इसी तरह द थर्ड टाइप ऑफ एसे इज लिटरेरी एसे। सो ये 3 तरह के एसे आपको एग्जामिनेशन में दिए गए होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसे, आर्ग्यूमेंटेटिव एसे और लिटरेरी एसे। चौथा होता है ओपन एंडेड एसे। ये क्या होता है? ये डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव में से एक होता है। ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में बता देता हूं। बट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि कितनी तरह के एसेज आते हैं, 4 तरह के एसेज होते हैं बेसिकली, 3, और 3 में से जो है आपने कोई एक तरह का एसे अटेम्प्ट करना होता है। अब इसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एसे पेपर। ठीक है, बच्चे एसे के पेपर के अंदर फेल क्यों होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अक्सर नहीं बताया जाता। मैंने आपको कहा है कि एसे की ना 3 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव, ये सारा हम देखते हैं, और लिटरेरी। बेसिक ये 3 टाइप होती हैं। बच्चे फेल क्यों होते हैं? बच्चे डिस्क्रिप्टिव को भी उसी मेथड से हल कर रहे होते हैं जिसको आर्ग्यूमेंटेटिव की तरह हल कर रहे होते हैं। बच्चे लिटरेरी ऐसे को भी ना सेम मेथड से हल कर रहे होते हैं। यानी कि दिस इज द रीजन के बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं। 3 तरह के एसेज हैं, तीनों के लिखने का डिफरेंट स्टाइल है। You people need to clarify this thing in your mind। डिस्क्रिप्टिव एसे को लिखने का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और आर्ग्यूमेंटेटिव एसे को लिखने का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लिटरेरी एसे को लिखने का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब बच्चे क्यों फेल होते हैं? वो सेम स्ट्रक्चर के ऊपर तीनों एसे लिखाते हैं जिस वजह से फेल होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आउटलाइन के अंदर आपको फ्रेजेस और सेंटेंस की आउटलाइन के बारे में बताया था। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। जो आपका डिस्क्रिप्टिव एसे होता है ना, ये हम डिटेल में क्लास में सारा कुछ देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव एसे की आउटलाइन आप फ्रेज की शक्ल में बनाते हैं, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की शक्ल में बनाते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव की आउटलाइन आप सेंटेंस की शक्ल में बनाते हैं। बच्चे क्यों फेल हो रहे होते हैं? वो सेम स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव की भी फ्रेज की शक्ल में आउटलाइन बना रहे होते हैं और आर्ग्यूमेंटेटिव की भी फ्रेज की शक्ल में आउटलाइन बना रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव के इंट्रोडक्शन के लिखने का और तरीका है, आर्ग्यूमेंटेटिव के इंट्रोडक्शन के लिखने का और तरीका है। दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। बच्चे सेम मेथड से लिख रहे होते हैं जिसकी वजह से एग्जामिनर फेल कर रहा होता है बच्चों को, क्योंकि उनको स्ट्रक्चर का ही पता नहीं होता। भाई अगर आप सेम स्ट्रक्चर से लिख रहे हैं तो फिर व्हाट आर द रीजन फॉर दीज डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज? जब आपने सेम मेथड ही यूज करना है तो एग्जामिनर ने 3 तरह के एसे क्यों दिए हैं पेपर के अंदर? उसका मकसद ये है कि हर एसे का अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट है। अगर आप सेम तरीके से अटेम्प्ट करेंगे यू विल फेल। बहुत से बच्चे इसलिए फेल होते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे भी उसी स्टाइल पे लिख रहे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसे भी उसी स्टाइल पे लिख रहे होते हैं, और लिटरेरी एसे भी
उसी स्टाइल पे लिख रहे होते हैं, बट दे शुड बी रिटन इन अ डिफरेंट वे, इट शुड बी रिटन विद अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो बच्चा इस बात को समझ लेता है वो ऐसे कभी भी फेल नहीं कर सकता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग। All these type of essays have different styles of writing, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। दिस इज व्हाट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हर तरह का जो एसे है उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब हम सबसे पहले जो है ना आपका डिस्क्रिप्टिव एसे देख लेते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आप डिस्क्रिप्टिव की बात तो कर रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव एसे होती क्या भला है? ठीक है, सो मैं थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी हमने सेशन के अंदर पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्टिव एसे भी लिखना सीखेंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव एसे भी लिखना सीखेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंट स्टाइल है लिखने का। लिटरेरी भी लिखना सीखेंगे। जो आपका डिस्क्रिप्टिव एसे होता है ना, ये लफ्ज निकला है डिस्क्राइब से, ये लफ्ज निकला है एक्सप्लेन से। कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है उसको सिंपली डिस्क्राइब करना, उसको सिंपली एक्सप्लेन करना इज योर डिस्क्रिप्टिव एसे। बिल्कुल आपने अपने माइंड को सिंपल रखना है। डिस्क्रिप्टिव कहां से निकला है? डिस्क्राइब से निकला है। मतलब क्या? जो कुछ भी आपको दिया गया है आपने उस एसे के अंदर उसको सिंपली एक्सप्लेन करना है। जैसे आप लोग मैट्रिक एफएससी वगैरह में करते आ रहे हैं, राइट अ नोट ऑन लाइक ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पे नोट लिखें, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसे भी सेम उसी तरह की चीज है कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा है राइट अ नोट ऑन डेमोक्रेसी या प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, सिंपली आपने डेमोक्रेसी के जो प्रॉब्लम्स है ना उनको लिखना शुरू कर देना है एक्सप्लेन करने की सूरत में। इस एसे को पहचानने का तरीका क्या है? ये इशू बेस्ड एसे होते हैं। इशू बेस्ड से क्या मुराद है? एग्जामिनर ने ना मौजूदा हालात के तनाजुर में कुछ मसाइल आपसे पूछे होते हैं, लाइक वो कह सकता है ओवर पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर एक मसला है। ठीक है, आपने इसको डिस्क्राइब करना है सिंपली। ओवर पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान कैसे है? आप कहेंगे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, लोगों को फूड इनसिक्योरिटी का मसला होता है, वाटर के मसाइल होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जॉब्स बला बला सब कुछ लिख सकते हैं। व्हाट यू आर डूइंग, आप सिंपली चीजें को एक्सप्लेन कर रहे हैं। So this is how you identify your descriptive essay. You have to simply describe and explain the topic. इसके अलावा कुछ नहीं करना। बच्चे पता नहीं क्या क्या लगे होते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फ्यूचर, पता नहीं क्या क्या लगे होते हैं, सब फजूल चीजें हैं, इररेलेवेंट चीजें हैं। जो टॉपिक पूछा गया है उसी को आपने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया, आपका डिस्क्रिप्टिव एसे कंप्लीट हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है? 10 से 18 सेंटेंस इंट्रोडक्शन में कैसे पूरे करने हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। कंक्लूजन में 10 से 18 कैसे पूरे करने हैं, अगेन आई विल टीच यू। ठीक है, इसी तरह जो आपका पैराग्राफ है उसमें 6 से 8 सेंटेंस आपने कैसे पूरे करने हैं ये मैं सिखाऊंगा। बट यह है कि आपको डिस्क्रिप्टिव एसे का पता हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं आपको बड़ी एडवाइस देने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। जो आपका डिस्क्रिप्टिव एसे होता है इसमें सबसे ज्यादा पासिंग रेशो होती है। मतलब क्या? जो बच्चे 10 एसेज दिए गए हैं 10 में से डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, लिटरेरी भी होंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव भी होंगे। जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव एसे को अटेम्प्ट करेंगे वो सबसे ज्यादा एसे को पास करते हैं, यानी कि 40 से 50% लोग डिस्क्रिप्टिव एसे पास कर जाते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? डिस्क्रिप्टिव एसे के अंदर आपको एवरेज नॉलेज चाहिए होता है। मैंने आपको कहा है नॉलेज के सिर्फ 20 नंबर हैं, बाकी 20 आपके स्ट्रक्चर के हैं, आपके एक्सप्रेशन के हैं, ग्रामर के हैं, ठीक है, कंटेंट के हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास एवरेज नॉलेज है सिंपली आपने एक्सप्लेन करना है ओवर पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, इसको एक्सप्लेन करते जाएं। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 4 5 10 12 पैराग्राफ हो जाएं, आपका काम हो गया। एवरेज नॉलेज
से भी जो है ना आप ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पास कर सकते हैं, बट इसके स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। आउटलाइन बनानी है तो कैसे बनानी है, फ्रेजेस की शक्ल में या सेंटेंसेस। इंट्रोडक्शन है, उसमें 18 फिक्रे कैसे कंप्लीट करने हैं। हवा में बातें नहीं लिखना शुरू कर देनी कि जो माइंड में आ रहा है। मैं आपको सिखाऊंगा कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखना है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या। बॉडी पैराग्राफ है, 8 लाइनें हैं, वो कैसे पूरी करनी है। ऐसे नहीं है कि जो आपके माइंड में आ रहा है आप लिख रहे हैं। हर चीज बड़े एक मैथमेटिकल वे में आप लोगों को कराई जाएगी। सो माई रिकमेंडेशन इज कि जब भी आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे आता हो, आर्ग्यूमेंटेटिव भी आता हो, लिटरेरी भी, तो गो फॉर द डिस्क्रिप्टिव ऐसे। आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे बड़े आसानी से, बड़े एवरेज नॉलेज के साथ पास कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एडवाइस दैट यू पीपल शुड फॉलो। और ये मैं तजर्बे की बेस पे बात कर रहा हूं। The second type of essay that comes in your CSS essay exam is argumentative essay. आर्ग्यूमेंटेटिव का लफ्ज निकला है आर्ग्यूमेंट से। हमने पीछे पढ़ा था आर्ग्यूमेंट से क्या मुराद है, हाउ यू कन्विंस, आप किस तरह कायल करते हैं अपने एग्जामिनर को अबाउट यूर पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर आप एग्जामिनर को किस तरह कायल करते हैं। सो दिस इज आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे वहां से निकला है। अब आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की क्या पहचान है, आपने किसी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। बहुत से लोग आपको बड़ी इधर उधर की बातें बताएंगे, सब फजूल बातें हैं। जो ऐसे क्वेश्चन की शक्ल में आया हो, जिसके आखिर पे सवालिया निशान हो, वो ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कहलाता है। जिस ऐसे के आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, वो ऐसे क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कहलाता है। इज पाकिस्तान अ गुड गवर्नड कंट्री, आखिर पे सवालिया निशान है। दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। इसके लिखने का अलहदा तरीका है, इसका अलहदा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट विल नॉट बी लाइक कि आप इसको डिस्क्रिप्टिव की तरह लिखना शुरू कर देंगे। दिस थिंग आई विल टीच यू। सिमिलरली इसकी जो दूसरी पहचान है वो ये है कि इस एसे के दरमियान में और का लफ्ज आया होता है, ओ आर। मिसाल के तौर पे IMF बेल आउट, ठीक है, रोड टू स्टेबिलिटी। सर आप वर्ड
जी अच्छा, हमारा जो है ये डिस्कनेक्ट हो गया था, सो हमने दोबारा इसको कनेक्ट किया है। वी वर टॉकिंग अबाउट द आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे जो मैंने आप लोगों को बताया है वो ये था कि इसके अंदर या आपके सवाल के आखिर पे क्वेश्चन मार्क होता है या जो है इसमें आपका वो आता है, या इसमें आपका आखिर पे और आता है। ठीक हो गया है? तो इसको आपने इस तरह आइडेंटिफाई करना है। इसके लिखने का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके लिखने का जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। बच्चे क्यों फेल होते हैं? द रीजन इज दैट कि वो डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो है वो सेम तरह ही लिख रहे होते हैं। सो आप लोगों ने इस चीज से जो है वो बचना है ताकि जो है आप लोगों की मिस्टेक ना हो। ठीक हो गया? द नेक्स्ट थिंग इज, ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। लिटरेरी एसे, जो आपका लिटरेरी एसे होता है इसमें जो है आपका जो है ऐसे क्वेश्चन जो है वो कोटेशन की फॉर्म में होता है या सेइंग की फॉर्म में होता है या प्रोवर्ब की फॉर्म में होता है। लाइक किसी की कोई कोटेशन दी गई होती है या प्रोवर्ब, लाइक व्हेन लाइफ गिव्स यू मेलन्स मेक लेमोनेड। ठीक है, जब जिंदगी में आपको मसाइल आए, सो जो लिटरेरी ऐसे होता है ये आपका प्रोवर्ब की शक्ल में होता है या कोटेशन की शक्ल में दिया होता है। ये तीसरे टाइप ऑफ एसेज होते हैं। इसमें जो मेन थीम होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लिटरेरी टाइप ऑफ एसे। लाइक इसमें आपको सीधी सादी बात एक्सप्लेन करने के लिए नहीं दी होती, या क्वेश्चन जो है वो सवालिया निशान की शक्ल में नहीं होता, बल्कि कोई कोटेशन दी होती है, कोई हदीस दी होती है, उसको आपने इंटरप्रेट करना होता है और उसके ऊपर लिखना होता है। इसमें भी जो आपकी पासिंग रेशो है वो कम होती है। द रीजन इज कि आपको बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स चाहिए इसके अंदर भी। तो पहली आपकी प्रायोरिटी जो मैं आपको इनिशियल गाइडेंस दूंगा कि आप डिस्क्रिप्टिव एसे के लिए जाएं। सेकंड नंबर पे आप लोग जो हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव या लिटरेरी में किसी के लिए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आपको क्या आता है। ठीक हो गया? द लास्ट टाइप इज ओपन एंडेड एसेज। अब ये ओपन एंडेड एसेज क्या होते हैं? ये कोई नई चीज नहीं होती। कुछ आपके पास टॉपिक होते हैं जो आप एग्जाम के अंदर देखते हैं और यू फील के सर ये जो है डिस्क्रिप्टिव भी बन रहा है एट द सेम टाइम, और ये जो है ये आर्ग्यूमेंटेटिव भी बन रहा है, तो इसको मैं किस तरह का एसे बनाऊं? सो इन दीज टाइप ऑफ एसेज व्हाट यू डू, आप अपनी मर्जी चॉइस होती है। लाइक जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आया है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। तो जो ओपन एंडेड एसेज होते हैं ये डिस्क्रिप्टिव भी बन सकते हैं, ये आर्ग्यूमेंटेटिव भी बन सकते हैं। अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे तो आपने इसको डिस्क्रिप्टिव का स्ट्रक्चर जो है ना वो फॉलो करना है। अगर आप इसको आर्ग्यूमेंटेटिव बनाएंगे तो इसमें आप आर्ग्यूमेंटेटिव का स्ट्रक्चर लेकर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो लिखा हुआ आया है टॉपिक जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, और वो उसके ऊपर लिखता है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। तो ये उसने सिंपली टॉपिक को डिस्क्राइब किया है, टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, नथिंग मोर ही हैज डन। ठीक है, इसी तरह एक और बच्चा है, वो इस टॉपिक को लेता है जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ। जेंडर इक्वालिटी जो है वो मिथ नहीं है। सो उसने इस टॉपिक को जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव बनाया है। लाइक उसने एक अपना स्टांस लिया है। ठीक है, यस या नो वाला ये हम पढ़ेंगे सारा जो है ना, यस क्या होता है, नो क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे अटेम्प्ट कैसे करते हैं। बट अभी आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाने से क्या मुराद है
कि आपको पता हो कि डिस्क्रिप्टिव एसे क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव एसे क्या होता है, और ओपन एंडेड एसेस क्या होते हैं। ठीक हो गया। फिर बात आ जाती है आपके पैराग्राफ। मैंने आपको बताया है कि आपके एसेस के दो पैराग्राफ्स होते हैं, दो तरह के। यूजुअल पैराग्राफ जो कि आपका बॉडी पैराग्राफ होता है अराउंड 75%, ठीक है, जो आपने 6 से 8 सेंटेंसेस की शक्ल में लिखने होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास कुछ अनयूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं, लाइक आपका इंट्रोडक्शन जो कि 18 सेंटेंसेस की शक्ल में आप लिखते हैं। सेम इज यूर कंक्लूजन, वो भी 18 सेंटेंसेस की शक्ल में आप लिखते हैं, क्योंकि इनमें नॉर्मल पैराग्राफ की लेंथ नहीं होती, 8 से ज्यादा फिक्रे आप लिख रहे होते हैं। सो ये पैराग्राफ क्या कहलाते हैं, अनयूजुअल पैराग्राफ। दूसरा ये कि आपने इंट्रोडक्शन के जो
Again we were disconnected because of the internet. The last thing we were saying is that कि हमारा जो है brainstorming जो होता है वो आखिरी चीज होती है जो कि आप लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं जब ऐसे तो जो आप रफ वर्क करते हैं ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ वी वर डिस्कनेक्टेड सो ये दोबारा हमने इसको वो किया है सो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो आप करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको बहुत सी अकेडमीज इसके डिफरेंट वो तरीके बताएंगे बट सिंपली it is the rough work that you do at the start of your essay attempting जब आप essay start कर रहे होते हैं लास्ट के ऊपर जो आप प्रैक्टिस करते हैं रफ वर्क करते हैं that is called your brainstorming ठीक हो गया so this is how you write और इसका जो है वो हम डिफरेंट जो तरीके हैं वो हम सीखेंगे क्लास के अंदर सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डेमो क्लास ये आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर दी जाएगी और इसके आखिर पे ये स्लाइड्स भी शेयर कर दी जाएंगी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो मैं आप लोगों का लूंगा जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ठीक है ताकि हम आप लोगों को आइडेंटिफाई करें कि कौन बच्चा किस स्टेज पे खड़ा है इंग्लिश के हवाले से तो स्लाइड्स आप लोगों के साथ जो शेयर होंगी स्लाइड्स नंबर 29 के ऊपर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं आपने एक आध सफ़ा ना मुझे इसका लिख कर जो है ये व्हाट्सएप करना है ताकि हम आप लोगों का चेक कर सकें कि वेयर यू पीपल आर स्टैंडिंग और हमें किस तरह आप लोगों को लेकर चलना है आगे ठीक है इससे ये है कि हमें आप लोगों को जज करने में आसानी होगी और इस तरह हम आपको जो है ना वो प्रैक्टिस और एसे का जो सेशन है वो लेके जा सकेंगे सो दिस वाज ऑल द डिबेट अबाउट द डेमो क्लास हमारी जो रेगुलर क्लास है वो मंडे से शुरू होगी ठीक है जी ये मैं आप लोगों के साथ जो है ये स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी और रिकॉर्डेड जो है ये क्लास ये भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी सो दैट यू पीपल गेट द आइडिया कि किस तरह हम लोगों ने ये चीज़ें की हैं और आप लोगों ने जो है ना एक टेस्ट भेजना है उससे क्या होगा उससे ये होगा कि हम आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि किस स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है उसको किस तरह प्रैक्टिस लेकर चलनी है क्या करना है किस तरह करना है ठीक हो गया दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड थोड़ा सा दरमियान में इंटरप्शन भी आया ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी बट ये है कि ओवरऑल इट वाज अ गुड सेशन आप लोगों के साथ हम स्लाइड्स शेयर कर देंगे विद ईच एंड एवरी पर्सन मैं इनको बोल दूंगा और रिकॉर्डेड लेक्चर भी व्हाट यू पीपल विल डू आप लोगों ने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो मुझे लिख कर देना है इसके ऊपर जी बिल्कुल आप लोगों को जो है ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें ये आपके असाइनमेंट्स हो गई मटेरियल हो गया जो आपके थीम्स हैं ये मैं खुद कवर कराऊंगा डेमोक्रेसी है ग्लोबलाइजेशन है जेंडर इक्वालिटी गवर्नेंस है एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड फ्रॉम माय साइड सो इस हवाले से आपने बेफिक्र रहना है ये रिकॉर्डिंग सब आप लोगों को मिल जाएगी और इसके अलावा ये है कि आप लोगों ने डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना वो मुझे लिख कर भेजना है ताकि हम जो लोग ज्वाइन करेंगे हम उनको उसके मुताबिक जो है वो लेकर जा सकें एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड द लास्ट थिंग इज के कुछ बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है जिनकी रहती है यू पीपल कैन